Hello everyone, this is Rakesh Kushwaha from Mumbai. Thanks for liking my videos. आज की वर्कशॉप में हम चर्चा करेंगे सरप्राइज के बारे में। अचंभा, आश्चर्य, हैरत, एक ऐसा टॉपिक जो लगता है कि इस पर क्या बात की जाए। एवरीवन नोज अबाउट सरप्राइज। कोई भी चीज़ ऐसी हो जाए जो आपने सोची ना हो, वही सरप्राइज है। लेकिन हम लोग बड़े ही डेप्थ में बात करेंगे, गहराई में बात करेंगे आश्चर्य के बारे में। ये एक सरप्राइज एक प्राइमरी इमोशन है जो किसी के भी साथ हो सकता है और बहुत ही रैपिड होता है। इतना क्विक होता है, अचानक होता है कि आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलता। अब ये एक मेंटल और फिजियोलॉजिकल स्टेट है। इसमें आपको फिजिकल हार्म भी हो सकता है, मेंटल हार्म भी हो सकता है और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है सरप्राइज। तो दोनों पहलू हैं इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको बहुत अच्छी खबर मिलती है, प्लेजेंट, तो आप खुश हो जाते हैं, और वहीं आपको अगर अनप्लेजेंट खबर मिलती है तो आप दुखी हो जाते हैं। खुशी और दुख दोनों है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा मैनेजमेंट, कि आप इसको कैसे मैनेज करके रखेंगे। तो सरप्राइज है क्या? कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके साथ हो जाती है जिसकी वजह से आपको फियर होता है, या आप अपने आप को ऐसा फील करते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है, और आप इसको अप्रोच करें या इससे भागें, ये भी हो सकता है। कई बार सरप्राइज से लोग भागते हैं, दूर भागते हैं, और कई बार सरप्राइज से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट होंगे, सिंपल सी बात है, और नेगेटिव है तो उससे दूर भागना चाहेंगे। इसलिए मैनेजमेंट जरूरी है कि दूर भी नहीं भागना है आपको और ज़्यादा भी अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि कोई भी चीज़ लाउड होती है, आवाज़ होती है, जैसे बलून फूटता है, कई बार गुब्बारा फटा, आप एकदम से डर जाते, क्या हुआ, कांच टूटा, या किसी ने जोर से चिल्लाया तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, क्या हो गया। कई बार आप घबरा जाते हैं, कई बार आपको गुस्सा भी आता है। तो सरप्राइज के रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लें, सरप्राइज एक इमोशन है, प्राइमरी इमोशन है, किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन इसके आउटकम कैसे हैं? वही जैसे मैंने बोला, अच्छे और बुरे दोनों ही आउटकम हो सकते हैं। और सरप्राइज 3 तरह का हो सकता है। सरप्राइज के 3 टाइप्स हैं। एक तो सरप्राइज ऐसा है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और हो गया। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल अलीगढ़ में वाइस प्रिंसिपल बनूंगा। एट अ वेरी अर्ली एज, 24 ईयर्स में मैं वाइस प्रिंसिपल बन गया था, अनएक्सपेक्टेड। और इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग, पीएचडी लोग काफ़ी थे। वो मैंने एक वीडियो में चर्चा की है, कॉन्फिडेंस वाले में शायद। तो एक तो होता है सरप्राइज कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और हो जाता है। एक होता है कि आपने एक्सपेक्ट कुछ किया है और कुछ हो जाता है। कई बार आप सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। अब वो जो हो जाता है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ऐसे ही जो आपने एक्सपेक्ट किया वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। दोनों पहलू पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़े हुए हैं। और एक तीसरा टाइप होता है कि आपने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, नथिंग। आपने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया फिर भी हो जाता है। ये आपके हाथ में नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज, एक्सीडेंट हो गया, किसी के हाथ में नहीं था, फिर भी अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग बातें की हैं। तो इसको हर क्षेत्र में सरप्राइज के मीनिंग अलग हो जाते हैं। मार्केटिंग में अलग हो जाता है, साइकोलॉजी में अलग हो जाता है, फिलोसफी में अलग हो जाता है, न्यूरो साइंस में अलग हो जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि सरप्राइज की डेफिनेशन क्या है। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सबके काम की चीज़ है। अगर अच्छा लगे तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। अभी हम लोग इसकी परिभाषाओं के बारे में डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके कॉजेज, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और रेमेडीज़ की बात करेंगे। रेमेडी तो नेगेटिव की हो सकती है, पॉजिटिव की रेमेडी को लिए तो बैलेंस करना है। जब हम इसको डिफाइन करते हैं, सबसे पहले मनोविज्ञान क्या कहता है। साइकोलॉजी में सरप्राइज एक इमोशन है, इमोशनल रिस्पॉन्स है टू एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट।
कोई भी ऐसी इवेंट हो गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, आपको उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्स है, एक रिएक्शन है। कॉमन पर्सन क्या सोचता है, जो एक लेमैन है, एक साधारण व्यक्ति, एक आम आदमी क्या सोचता है, उनके लिए भी कोई भी चीज़ ऐसी अनहोनी हो जाती है या आश्चर्यजनक ऐसी बात हो, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, आपने सोचा नहीं होता है। लॉटरी लग जाना भी एक सरप्राइज है, कोई गिफ्ट मिल जाना एक सरप्राइज है, अचानक से आपका कोई मित्र मिल जाना सालों के बाद भी एक सरप्राइज है, या कोई बुरी खबर मिल जाना एक सरप्राइज है, कोई नई इंफॉर्मेशन मिल जाना भी एक सरप्राइज है, चुगली जैसे करते ना। खैर, तो कॉमन मैन के लिए यही अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज़ हो जाती है, वही सरप्राइज है, वही आश्चर्य है, वही हैरत है। फिलॉसफी क्या बोलता है? फिलॉसफी में तो एक ये अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है जो डिस्टर्ब कर देता है आपका। जो भी आपने अजम्पशंस बना के रखे हैं, जो भी आपने सोच के रखे हैं, जो भी आपने चैलेंजेस बना के रखे हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के हिसाब से, उनको डिस्टर्ब कर देता है। फिलॉसफी में ऐसा आश्चर्य का परिभाषा दी है। अगर हम लोग न्यूरोसाइंस में जाते हैं, न्यूरोसाइंस में ये एक्टिवेट करता है ब्रेन के रिवॉर्ड और अटेंशन सिस्टम को। 3 इडियट्स मूवी में, मैं एक मूवी का उदाहरण ले लेता हूँ, ये आमिर खान, क्या रणछोड़ दास छाछड़ रेंचो बोलते हैं उसको, राजू जब हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोमा में चला गया है, उसकी मेमोरी चली गई है, पहचान नहीं रहा है, रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको बता रहा है वो कि तेरी मम्मी के लिए नई साड़ी, और मम्मी साड़ी पहन के आ जाती है उसके सामने, फिर भी उसको रिएक्शन नहीं आता है। तो देखिए ये रहता है ब्रेन के साथ कैसा अटेंशन सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए बोलता है कि तेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। फिर उसको दिखाता है, वो फरहान है, कौन है, उसका फ्रेंड है, कि इसके साथ, और ये दामाद तू जानता है तेरे बहन की शादी किसके साथ होने वाली है, तू उसको अच्छे से जानता है, फरहान जब बोलता है ना कि ये तो भिंडी में ही मान जाता, या किसी कुछ और दे देता तो मान जाता। खैर, तो उसके सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, ब्रेन सिस्टम को, तो उसके लिए भी सरप्राइज अच्छा होता है। लोग अच्छी बातें करते हैं और तो आपको अच्छा लगता है। एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन में ये सरप्राइज बहुत ही पावरफुल लर्निंग टूल है। इससे आपको जो एक्सप्रेशन है, जो सीखने के लिए जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, वो सरप्राइज से मिलती है। आपको कोई भी बोलता है ना कि एंगेज रहते हैं आप। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्या बात बताने वाले हैं। तो टीचर भी उनको कहानियों की तरह, जैसे स्टोरी टेलर रहते हैं, उनको भी सरप्राइज बीच बीच में रखने पड़ते हैं कि कोई सोच नहीं पाता है। सीरियल वगैरह देखते हैं ना लोग, रिमोट हाथ में लेके बैठे रहते हैं, और डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर जो रहता है, स्टोरी राइटर रहता है, इस हिसाब से लिखता है कि थोड़ा भी ऐड आया तो ये बदल देगा। तो वो आपको ऐसा पंचिंग डायलॉग या आगे का ऐसा थीम बताते हैं, आगे क्या होने वाला है, कि आप देखने को मजबूर हो जाते हैं। तो उसको ही सरप्राइज बोलते हैं। ये सरप्राइज मार्केटिंग में कैसा रहता है, मार्केटिंग में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी जो टैक्टिक रहती हैं, टैक्टिक यूज टू ग्रैब अटेंशन, तो उनको बताते हैं कि ये इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, छोटा सा लिखा रहेगा, फिर कंडीशन अप्लाई, और आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो लगता है ना करंट लगा, जैसे रहता है ना, लगा, वो बाल खड़े हो जाते हैं। कुछ भी सरप्राइजिंग थिंग होती है, ऐसे मार्केटिंग में, जो एडवर्टीजमेंट में भी आपने देखा होगा, कुछ सरप्राइजिंग थिंग दिखाते हैं आप, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, वैसा कुछ हो जाता है। एक हीरो दिखा दिया, वो 10 लोगों को, वो कोई ऐड आता है ना, खिलता है, इतना फास्ट खिलता है, फिर कुछ सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ जूस पीने के बाद और उसकी मेमोरी बढ़ जाती है। तो ऐसे सरप्राइज मार्केटिंग में यूज किए जाते हैं। ह्यूमर में इसका, सरप्राइज का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉमेडी तो सरप्राइज के बगैर हो ही नहीं सकती, ये सरप्राइज की एलिमेंट है कॉमेडी का। मुझे अपने स्कूल की लाइफ याद आ जाती है। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत मिस्चीवियस था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, किसी दूसरे गांव का था, और ये तो बात 82 के आसपास की रही होगी। तो उसने ऐसे ही अनाउंस करता आया वो कि आज छुट्टी है स्कूल की। जैसे ही कोई बोलता है ना स्कूल की छुट्टी है, तो सरप्राइजिंग थिंग हो जाती है बच्चों के लिए, स्कूल की छुट्टी हो जाए, इससे बड़ी सरप्राइज की बात हो नहीं सकती। तो वो ऐसे ही बोलता आ रहा है, आज स्कूल की छुट्टी है। सब पूछ रहे क्यों छुट्टी है, कि डीओजी साहब मर गए। किसने पूछा कौन मर गए, कौन खत्म हो गए, कि डॉक्टर साहब मर गए। अब लोग सोच रहे डॉक्टर साहब भी बोला था, कोई डॉक्टर साहब की बात कर रहा होगा। मैंने ध्यान से सुना उसको क्या बोल रहा है, मुझे मालूम था कि शरारती तत्व है,
तो मैंने उसको ध्यान से सुना कि कौन मर गया, कहाँ मर गया। अरे भाई डीओजी साहब मर गए। तो मैंने डीओजी का मतलब निकाल लिया, अच्छा डॉग की बात कर रहा है, तो उसकी गली में कोई कुत्ते साहब मर गए होंगे, डॉग साहब बोल रहा था उनको वो, तो उसके लिए ये एक पंचिंग हो गया। बाद में सब लोग हंसे, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोई डीओजी साहब समझ रहा है, कोई डॉग साहब समझ रहा है। तो ये ह्यूमर में लोग ऐसा ह्यूमर लगा देते हैं कि आपको हंसी आने लगती है। तो कई बार लोग मीनिंग पूछते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से एक अटपटा सा मीनिंग पूछा और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं आ रहा है क्या है, तो बोलता है मुझे भी नहीं आता। मैंने कहा कि ऐसे ही मिल गया कहीं से, तो कुछ नया वर्ड बना देते हैं। मैं नया टीचर बना था तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा, एक जोक जैसा ही था कि सर थींड का मीनिंग क्या है। मैंने कहा स्पेलिंग बताओ, THEEND। मैंने डिक्शनरी में ढूंढा, तब तो ये मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें थी नहीं। ये बात मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी, उसका कोई मीनिंग नहीं मिला। तो मैंने उससे पूछा कि ये वर्ड आपने देखा कहाँ, तो उसने बोला कि जब भी कोई मूवी खत्म होती है तो थींड लिखा रहता है, तो द एंड को एक साथ पढ़ लिया थींड। तो ये देखिए कॉमेडी हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों से। स्पिरिचुअल में क्या है, अभिव्यक्ति आप जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ द अननोन। आप कैसा फील करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो यू कैन ओनली फील। जैसे माइंडफुलनेस की बात करते हैं, तो जो आपका मैनिफेस्टेशन है, कोई भी अननोन फैक्ट है, हाउ यू आर रियलाइजेशन, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है। अचानक से आपको कोई ऐसी चीज़ फील होने लगती है कि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो आपके लिए सरप्राइज हो जाता है। कभी कभी वो सरप्राइज झूठा भी हो जाता है। जब कच्छ में भूकंप आया था तो मैं मुंबई में मैं अंकल के साथ था, तो मैं मेडिटेशन कर रहा था और अचानक से मेरी बॉडी हिलने लगी और मैं सोच रहा हूँ, मैं आज लगता है कुछ ये स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, मेरी बॉडी मूव करने वाली है, और पता लगा बाद में कि तो भूकंप था। तो ऐसा भी हो जाता है। लिटरेचर में इसका क्या एक डिवाइस है, लिटरेचर में तो एक डिवाइस है टेंशन का और रिजोल्यूशन का। इसमें आप टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। तो ये लिटरेचर में बहुत अच्छा काम करता है। सरप्राइज स्टोरी राइटिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एक्सप्रेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अभी हम लोग इसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग इसके कॉजेज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कॉज जो सरप्राइज का रहता है वो रहता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ये अनयूजुअल इवेंट्स हो जाती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। कभी ऐसी मीटिंग हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो जाती है, आप हैरान हो जाते हैं और आप वहाँ मौजूद नहीं होते। आपने सोचा नहीं, अचानक से बॉस ने मीटिंग बुला ली। और क्या होता है, कभी नई इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई न्यू या हिडन इन्फॉर्मेशन रहती है। कभी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपने सोची भी नहीं होती है। जैसे वो राजा कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाकर वसुदेव के साथ लिए जा रहा है, बड़ा ही प्रसन्न है। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, जो एक भाई बहन का प्यार रहता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। अचानक देखिए कैसा सरप्राइज मिला उसको कि सदमे में आ गया, हैरत में पड़ गया। वो कैसा सदमे में आ गया जब आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्यार से लिए जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। सोचिए कहानी में कितना ट्विस्ट आ गया। और उसके बाद उसको अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। रिएक्शन देखिए आप, रैपिड। जहां वो अपनी बहन को इतने सम्मान के साथ, इतनी खुशी प्रसन्नता के साथ लेकर जा रहा है, रथ को रोकता है और अपनी खड़ग या तलवार निकालता है, उसके गले पर रख देता है। वसुदेव जी बोलते हैं, उससे विनती करते हैं कि आप इसको माफ कर दो, जब उसका 8वां पुत्र होगा हम आपके हवाले कर देंगे, हम आपको दे देंगे। उनको जेल में डाल दिया जाता है। वो खैर जो भी हुआ, कुछ अनप्रेडिक्टेड बिहेवियर हो जाता है, सडन बिहेवियर हो जाता है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। कहाँ राजा राम को राजकुमार बोल सकते हैं, राम को राज तिलक होने वाला था और केकई ने कैसे बादल फाड़ दिए। राजा दशरथ इतने खुश होकर अपने महल में जाते हैं, पता लगा कि केकई कोप भवन में पड़ी हुई है। अब ये केकई ने एक सडन फीलिंग दे दिया और कहाँ उन्होंने जो भी वर मांग लिया। आप सोचिए ना कैसा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो गया। सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि जहां खुशियां मनाई जा रही हों अचानक से कोई ऐसा व्यवहार कर दे और आपसे वचन भरवा ले कि आप तिरवाचा, पहले वचन भरो कि आप अपने वचन से पीछे नहीं जाएंगे। तभी से बना रघुकुल रीत, सदा चलाई प्राण जाए पर वचन न जाए। और उनके प्राण चले ही गए।
कहाँ बहू भी उनकी जो रानी के वेश में रहना चाहिए तो वो भी चली गई। खैर आगे चर्चा आएगी तो और डेप्थ में चर्चा करेंगे। जो ट्विस्ट रहते हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे ट्विस्ट आ जाते हैं। आपका नसीब, जो आपका भाग्य है, उसमें ट्विस्ट आ जाते हैं। और वो कृष्ण की, अब मैं ये कहानियों की तरह ले लीजिए, मैं कोई मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, धार्मिक बातें नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसे ही सोच लीजिए, दो बच्चे खेल रहे हैं और वो बॉल खेलते खेलते यमुना में चली गई और बच्चा बोलता है मुझे वही बॉल चाहिए। देखिए जिद, कितना बड़ा सरप्राइज हो गया। बॉल खोई है, मुझे वही बॉल चाहिए। वो अच्छी बॉल दे रहा नहीं, कभी कभी जिद पकड़ लेते हैं बच्चे, बाल हट बोलते हैं उसको, बाल हट, त्रिया हट जैसे बोलते हैं ना। तो मुझे वही बॉल चाहिए। और क्या हुआ उसका नतीजा, कृष्ण यमुना में कूद गए और अभी पूरे में सब तहलका, क्या सब मातम जैसा हो गया, काफी देर तक नहीं निकले। तो ये एक बड़ा सरप्राइज हो गया। यही मैं बोल रहा था, कैसे ट्विस्ट, काफी देर तक नहीं नर नारी रोने लगे और फिर वो नाक के फन पे नाचते हुए, बांसुरी बजाते हुए ऊपर आए तो खुश हो गए। यही होता है, जो ट्विस्ट होता है ये कारण बन जाता है। अनफॉर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो जाती हैं जो आपने सोची भी नहीं। मैंने किसी वीडियो में चर्चा की है, किसी के घर में आग लगी है और किसी ने फोन करके उसको बोल दिया कि आपके घर में आग लगी है। वो आया भी नहीं वहां, आदमी परेशान हो रहा है, अपने बेटे को फोन लगाता, बेटा घर में आग लग गई है। और ये हाय रे मैं मर गया, बर्बाद हो गया, बाप ऐसे बोल रहा है। फिर बेटा उसको बोलता है कि पापा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटे का फोन आता है जब बाप परेशान है, जब किसी ने उसको संदेश दिया कि आपके घर में आग लगी है, तो इसको जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, सडन फीलिंग जैसे बोलते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेस इसको बोलते हैं। बेटे का जब फोन आया कि पापा आप घबराओ नहीं, घर तो मैंने बेच दिया, एक प्लेजेंट सरप्राइज हो गया, खुश हो गया, अरे वाह बेटा तूने मुझे बचा लिया। जो घर उसको इतना प्रिय था, अगर वैसे बेटा अगर बोलता पापा घर बेच दो तो मना करता, और पिता का रिएक्शन देखिए, वाह बेटा तूने मुझे बचा लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन रख दिया उसने, फिर फोन आता बेटे का, पापा एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ क्या हुआ, सरप्राइज देखिए, वहीं कुछ हो नहीं रहा है, फोन पे ही चल रहा है। तो ये जो सरप्राइज है, आश्चर्य है, उसकी कोई सीमा नहीं है। किस लिमिट तक आप उससे अट्रैक्ट होते हैं, किस लिमिट तक आप उससे दूर जाते हैं। उसने बेटे ने फोन करके बोला कि पापा एक गड़बड़ हो गई। कि क्या हुआ, डरा हुआ है कि घर तो बेच दिया मैंने, पैसे आने बाकी हैं। अरे रे मैं बर्बाद हो गया, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा। फुल फर्निश्ड घर था, फर्नीचर से बना। फिर वो बाद में जिसको घर बेचा था वो बोलता है कि साहब आप अपना चेक लेके जाइए। फिर बोलता पापा चेक लेने जा रहा हूं, खुश हो गया। तो ये हमारे दैनिक जीवन में ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं, ऐसी सरप्राइजेज आते रहते हैं। और वो दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं कारण की बात कर रहा हूं। क्रिएटिव भी रहता है, कभी कभी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। वाह, जैसे कोई डांस कर रहा होता है, कोई म्यूजिक बजा रहा होता है, इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और आपका दिल खुश हो जाता है और आपकी आवाज निकलती है वाह, और आपकी वो हैप्पी मेमोरीज में चला जाता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी हो जाता है। कभी कभी ह्यूमर, जैसे मैंने बोला कि पंचिंग लाइन, आपको पंच लाइन्स याद रहती हैं। जो किसी ने क्या बोला है, हनुमान की जैसे कोई भी बात किसी को बोला कि क्या कर लेंगे, कैसी भी बात हो सकती है। तो ह्यूमर में कैसा रहता है, ह्यूमर में जो भी पंच लाइन डायलॉग्स रहते हैं, अब राजकुमार के डायलॉग समझो, या कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, कोई भी, तो ये ह्यूमर बन जाता है। ऐसे ही झगड़ा हो जाता है कई बार। तो हम लोग, मैं जब अलीगढ़ में रहता था, विंडो से ऐसी बात हो रही थी और मेरे कोई एक दोस्त और आया हुआ था कमरे पे, तो बाहर से पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने बोल दिया कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और जब जो अंदर रूम में आया तो उसने उसको पकड़ के उसको दबा लिया जोर से कि क्या बकवास कर रहा था। तो ह्यूमर भी हो जाता है। और कभी कभी ये ट्विस्ट, ऐसे कभी कभी ट्विस्ट प्लॉट किए जाते हैं। जब स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी राइटर है या पोइट है, वो इतने सारे ट्विस्ट उसमें डाल देता है, सरप्राइज। जैसे मैंने बोला, हाथ में रिमोट लेके बैठे रहते हैं लोग कि थोड़ा भी आपका टेस्ट गड़बड़ हुआ चैनल बदल देंगे। तो ये एक माँ जिसकी एक आंख
जैसे आँख बोलते हैं, आँख का काना जैसे बोलते हैं, एक आँख खराब थी उसकी, और वो इतनी खराब थी कि भद्दी लगती थी और चश्मा भी नहीं लगाती थी। और ये कहानी आपने शायद सुनी होगी, मैं 1 मिनट में फिनिश कर लेता हूँ, 2 मिनट में। तो उसके बच्चे को बड़ी घृणा होती थी, और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था उसी स्कूल में उसकी माँ चपरासी थी, सफाई का काम करती थी, सफाई कर्मचारी थी। उसको लगता था, बड़ी घुटन होती थी उसको, बोले तू मेरी ऐसी माँ। तो उसको कभी कभी कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जो निर्लज्ज, क्या बोले, जो संस्कार रहित होते हैं, वो बहुत प्यार करती थी अपने बेटे को, गले लगाना चाहती थी तो उतना ही बेटा उससे दूर भागता था। और बड़ा हो गया, धीरे धीरे उससे इग्नोर करने लगा, अवॉइड करने लगा, फिर नौकरी लगी, दूर चला गया। एक दिन माँ मर गई और वो आया, तब लोगों ने उसको कहानी बताई। उसकी माँ ने बोला था कि मेरे मरने के बाद ही बताना, उससे पहले मत बताना। तो लोगों ने जब बताया उसको कि जब तू पैदा हुआ था तो तेरी एक आंख खराब थी। अब ये कहानी में तो तेरी माँ ने अपनी आंख तेरे को डोनेट कर दी थी, लगवा दी थी, तो ये कहानी थी। तो ये कितना बड़ा ट्विस्ट हो गया। और भी मैंने कई बार वीडियो में चर्चा की है कि पूरा उपन्यास लिख लिया किसी ने सास बहू के बारे में, और सास को बुरा कहा, बहू को अच्छा कहा, और जब उपन्यास खत्म हुआ उसने झांक के देखा तो पता लगा सास अपाहिज है और बहू उसको चिढ़ा रही है, और इसलिए सास गाली दे रही है। तो ये उल्टा पुल्टा भी सरप्राइज हो जाता है, वो बाद में कहानी में बाद में बताया जाता है। पर्सनल रियलाइजेशन होता है कभी कभी आपको हु एम आई, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, या अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस हो जाती है। कभी कभी मूवी में दिखाते हैं ना, अचानक से अमरीश पुरी और हंसने लगे या डांस करने लगे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। या कभी कभी गुस्से में रिश्ते की बात हो रही होती है, ये सोच कैसे लिया, और फिर अचानक से खुश हो जाते हैं कि ठीक है, नाच गाना होने दीजिए। तो ये थोड़े अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस भी कभी दिखाता है कोई, तभी भी बहुत सरप्राइजिंग लगता है। अभी हम लोग इसकी एडवांटेजेस की बात करेंगे। जब एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बराबर ही हैं। एडवांटेजेस कुछ कम पड़ जाती हैं, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हो जाती है। जैसे बिजनेस में दोनों ही खतरनाक है, प्रॉफिट और लॉस। तो ये 2 तरह के सरप्राइज हैं। प्रॉफिट हुआ तो भी हार्ट पे असर डालता है, अब ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। ज़्यादा खुशी अति सर्वदा वर्जित। एक्सेस ऑफ सरप्राइज भी अच्छा नहीं होता। ज़्यादा लॉस भी होता है तो भी हार्ट पे असर डालता है। इसलिए बिजनेस वालों को बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं, और बिजनेस का नाम ही रिस्क है। कोई भी बिजनेस रिस्क से ही शुरू होता है। सर्विस वालों की तो प्लानिंग रहती है अपनी, लेकिन उनकी लाइफ में भी बहुत सारे सरप्राइजेज आते रहते हैं। तो इसकी अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो है इमोशनल डिलाइट। आपको जो खुशी मिलती है, जो जॉय मिलती है, जो आपके एक्साइटमेंट होता है, जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी मिलती है आपको, ओ वाओ वी हैव वॉन इट, वी हैव डन इट। चाहे आपकी जीत की खुशी हो, चाहे आपके सिलेक्शन की खुशी हो, चाहे नौकरी की खुशी हो, शादी की खुशी हो। जब होता है ना, लड़की ने लड़की को पास कर दिया है या लड़के को पास कर दिया, पास करने का मतलब पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। जब आप किसी को खबर देते हैं ये, तो उनको ज़्यादा खुशी होती है। तो ये पहला है, आपका इमोशनल डिलाइट हो जाता है। और क्या है, मेमोरी क्रिएशन होता है। आप कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है कि आपकी यादगार बन जाती है। आपको किसने बताया, कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा नहीं था, तो आपकी हैप्पी मेमोरीज में चला जाता है और आपको एंगेज करके रखता है। इट इंक्रीजेस एंगेजमेंट। जैसे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जूनियर कॉलेज में, तो ये शेखुपुर चौंडेरा बुलंदशहर में पढ़ता था, दिल्ली पास से। तो एक छतारी दुरा है, वहाँ तक हम साइकिल से जाते थे। अभी तो लोगों को बताएंगे तो वो लोगों को ऐसा लगेगा कि कैसे, ये जो फियर फैक्टर की बात करते हैं ना, तो एक नाला था, बम्बा इसको बोलते हैं, उसके दोनों तरफ रास्ते थे। जो बड़ा रास्ता था, रोड था, वो उस पर रेत ज़्यादा थी, तो साइकिल उस पर चलती नहीं थी। तो जो पानी के किनारे किनारे हार्डली 1 फीट 1.5 फीट का रास्ता रहता है, उस पर हम लोग साइकिलिंग करते थे। एक ही तरफ से साइकिलिंग होती है, और आने वाला अलग, वन वे जैसे बोलते हो, जाने का अलग रास्ता। उस पर साइकिलिंग करके 3-4 किलोमीटर हम लोग सताई दुराई पहुंचते थे। फिर वहां से बस में बैठ के मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज कुछ 15 किलोमीटर रहा होगा गांव से। तो
खैर, तो वहां एक मंजन बेचने वाला व्यक्ति, जैसे मैंने मार्केटिंग की बात की थी, वो एक कोबरा रखता था, नाग रखता था। मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं आपको। नाग, वो एक बॉक्स खोलता था, नाग को दिखाता था पहले, नाग को, और नाग दिखाने के बाद वो डिब्बे को बंद कर देता था और उसके ऊपर एक पेपर रखता था, एक मैच स्टिक रखता था, और वो बोलता था कि ये पेपर अपने आप जलेगा या नाग की फुसकार से जलेगा, कुछ तो ऐसा बोलता था कि लोग खड़े रहते थे ये देखने के लिए। और मैंने ये 2 साल तक यही रूटीन में देखा, जब भी खड़ा होता था तो 2-4 बार तो मैं पूरे टाइम खड़ा रहा, फिर पता लगा ये तो उल्लू बनाता है। उसका ये तरीका था पब्लिक को एंगेज करने का, रोकने का। कभी ऐसा हुआ नहीं। और वो जब कॉमेडी करता था तो जयकारे लगवाता था, ऐसा कुछ भी जयकारे लगवाता था, बोल महादेव बाबा की जय, बोल बजरंगबली की जय, और फिर धीरे से बोलता था कि बोल हेमा मालिनी की जय। जब हेमा मालिनी की जय बोलते, वो लोग जय तो बोल देते थे फ्लो में, फिर हंसते थे लोग। जब हंसते थे लोग तो वो दांत देख लेता था, और दांत भी किसी अच्छे व्यक्ति के देख लेता जिसके दांत अच्छे होते थे, और उसको पकड़ के अपने हाथ में मंजन रखता था और उसके बगैर दांत खोले उसके पहले मंजन दांत में घुसा देता था ऐसे। और एक कपड़ा रहता था उसके पास, साफ सुथरा रूमाल, उससे पहुंच के सबको दांत दिखा देता था। उसके दांत पहले ही सफेद थे, उसको बोलने नहीं देता था। और वो व्यक्ति कैसे बोले, शर्माया हुआ व्यक्ति बोल भी नहीं पाता था कि मेरे दांत तो अच्छे हैं। खैर, तो ये सरप्राइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लोग एंगेज हो जाते हैं। तो ये एंगेजमेंट को इंक्रीज करता है जो भी सरप्राइज रहता है। क्रिएटिविटी, जो नए आइडिया हैं, ये न्यू आइडिया, जैसे अब लोग नए नए आइडिया क्रिएट कर लेते हैं। और क्या रहता है, आपकी जो सोशल बॉन्डिंग बन जाती है, आप किसी से शेयर करते हैं कोई खुशी की बात या दुख की बात, तो आपसे अटैचमेंट हो जाता है, कनेक्टिविटी बनी रहती है, पर्सनल ग्रोथ भी होता है आपका। जब आपके अच्छे रिलेशन होंगे, चाहे वो पर्सनल रिलेशन, अपनी लेवल पे आप अच्छे रिलेशन, मार्केटिंग की मैंने चर्चा की थी, अच्छी मार्केटिंग के लिए आप ये सरप्राइज बहुत अच्छा टैक्ट है। वो चाहे आप सरप्राइज गिफ्ट रखें, सरप्राइज विजिट करें, कैसा भी सरप्राइज। ह्यूमर में तो ये है ही, कॉमेडी के लिए सरप्राइज बहुत ज़रूरी है, रोमांस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा गिफ्ट देते हैं और बड़ा अच्छा लगने लगता है आपको, कुछ ऐसे हरकतें कर देते हैं आप, माहौल अच्छा बन जाता है। अब मोटिवेट कर सकते हैं, छोटे छोटे रिवॉर्ड रहते हैं, जैसे आपने किसी को बुला के उसको प्रोत्साहन दे दिया, रिवॉर्ड जैसे रहता है, अप्रिशिएट कर दिया। कभी कभी तो 2 शब्द भी बोल देते हैं किसी के बारे में अच्छे, तो भी प्रोत्साहन बढ़ जाता है। ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैं बता रहा था, 3 इडियट्स का उदाहरण दे रहा था। या कई बार ऐसी अच्छी बातें बताई जाती हैं, अच्छी खबर बताई जाती है कि आपका ब्रेन स्टिमुलेट करने लगे, स्ट्रेस फ्री हो जाता है व्यक्ति, टेंशन रहित हो जाता है, कोई भी तनाव मुक्त हो जाता है। और जो ये डिस्कवरीज भी होती है, साइंस में अगर जाएं तो सरप्राइज, ऐसे सरप्राइज मिलते हैं कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिस्कवरी भी कर लेते हैं। और एक जो मैं स्पिरिचुअल की बात कर रहा था, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जो आप ही फील कर सकते हैं, हुए माई, तो आपका भी कुछ लोगों के एज के हिसाब से व्यवहार बदल जाता है। कुछ लोग कुछ ऐसा फील करने लगते हैं, चाहे वो काइंडनेस हो, जो भी अच्छे अच्छे इमोशन है, क्योंकि ये तो सब प्राइमरी इमोशंस आपके सबके अंदर हैं। कौन सी इंद्रियां कब जागृत हो जाए, तो उस हिसाब से कुंडलियां जैसे बोलते जागृत हो जाती है, तो आपके व्यवहार बदल जाता है और आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अभी जल्दी से डीमेरिट की बात कर लेते हैं। इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे डिसएडवांटेज की बात, फिर उसकी डिसएडवांटेज के जो नुकसान है उसकी रेमेडी की बात करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन एक्सप्रेशन है, इमोशन है, और इमोशनल मैनेजमेंट की बात चल रही है तो थॉट आ जाते हैं, कुछ चीज़ें याद आ जाती है तो वीडियो बड़ा हो जाता है। लेकिन आप पॉज कर करके सुन सकते हैं, जैसे इसलिए मैंने उसका नाम वर्कशॉप रखा है। आप बीच में अपने काम करके जैसे टाइम मिले आप सुन सकते हैं। तो एडवांटेज की बात की थी हम लोगों ने, अभी डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है सरप्राइज की वो है एंजाइटी, घुटन, आपको घबराहट, जो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है जब आपका अनप्लेजेंट आपका सरप्राइज रहता है। जब आप दुख भरी खबर सुनते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको डिस्टर्बेंस हो जाती है, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें, आपको फियर होता है, डरने लगते हैं आपको डर हो जाता है, घबराहट हो जाती है, अनईजीनेस फील होता है, आप ओवरलोडेड फील करते हैं।
करूँ तो करूँ क्या, डिस्कम्फर्ट होता है आपको, डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है, जैसे कोई कॉल करके आपको बता देता है, उसके व्यवहार से आपको कोई ऐसा पिंच कर देता है या कुछ खरी खोरी सुना देता है ना, जैसे कुछ आपको ऐसा कुछ बोल दिया कि आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी और आपको क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की, आपको ही करेक्ट कर देता है। किसी किसी का नेचर होता है करेक्टिव नेचर, हर एक किसी के उसमें उनको करेक्शन करना है, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। अपनी तरफ नहीं देखते लोग, दूसरों के लिए ऐसे बोलते हैं लोग, दूसरे के केस में आदमी जज बन जाता है जल्दी और अपने लिए एडवोकेट बना रहता है, दूसरों के लिए जज और अपने लिए एडवोकेट बना रहता है। तो डिसएडवांटेज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती हैं। कभी कभी किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया होता है और आपको सुन के हैरानी होती है। कई बार तो लोग बोलते थे आपके बारे में इतना ऐसा बोलता है, मैं बताना नहीं चाहता आपको, आपको मन खराब हो जाएगा। तो बस आपका दिमाग खराब हो गया, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा जब तक आप पता नहीं लगा लेंगे। कुछ लोग अटेंशन सीकर रहते हैं, मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं सर आपसे कुछ बोलना था, मैं ठीक है बोलिए, फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ, पता लगा कई दिन तक कुछ बोला ही नहीं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट था ही नहीं। उन लोगों को लगता है मैं फोन करके उनसे पूछूंगा आप क्या बोल रहे थे। अरे जाइए भाई साहब, अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो कुछ लोग अटेंशन सीकर रहते हैं, वो जानबूझ के ऐसे करते हैं आपसे बात करनी है तो आप घबरा जाते, डर जाते हैं। कभी आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी, याद नहीं आ रहा है, तो वो आदमी ज्यादा परेशान हो जाएगा, पता नहीं क्या बात करनी होगी। फिर आप पूछ लीजिए किस संदर्भ में आप बात कर रहे थे, नहीं याद नहीं आ रहा, तो फिर रखिए अपने पास, लिख लेना। आपको इतना फियर करने की जरूरत नहीं है। इंजरी हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, रोड साइड पे चल रहे होते हैं व्यक्ति, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि आराम से आदमी खड़ा हुआ है और उसको एक्सीडेंट कई बार उड़ा भी देते हैं लोग। कई बार आपकी कार तीसरे नंबर पे होती है, आगे कोई रुका है, ब्रेक मारा, अचानक से आपने भी उसको टकरा गया। इसलिए ये हम लोग रेमेडी में बात करेंगे, इसलिए लोग पहले से सब इंश्योरेंस वगैरह करके रखते हैं। फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं लोगों के, ये सरप्राइज के चक्कर में सडन विजिट करनी पड़ जाती है कहीं भी, या कुछ और ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें आप काफ़ी क्राइसिस में आ जाते हैं। मुझे एक मेरे पड़ोस में ही एक सज्जन रहते थे, उनके भाई तो 2-3 थे, लेकिन मम्मी को रखने के लिए कोई तैयार नहीं था, और ये श्रवण कुमार बन के मम्मी को ले आए अपने पास। अब इनकी औकात तो थी नहीं इतनी, उनको एडमिट किया हॉस्पिटल में, जो उनके पास दुकान थी वो किराए की थी और उसका इतना किराया चल रहा था, और दुकान बंद हो गई क्योंकि दुकान पे नहीं बैठ पा रहे, हॉस्पिटल में देख रहे हैं। मातृभक्ति अच्छी है, बेटियां भी थी, जो बहनें थी वो भी सपोर्ट कर रही जितना। फिर उन्होंने घर बेच दिया अपना, अब घर बेच दिया या घर पे लोन लिया तो बैंक वाले परेशान कर रहे थे। तो कभी कभी इतने क्राइसिस में आ जाता है पर्सन, जो मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहा हूँ, फिर उनको घर मिलना तो दूर, किराए पे भी नहीं रह पा रहे थे, फिर उनको सिटी बदलना पड़ा, शहर बदलना पड़ा। बहुत लोग ऐसे उनके साथ हादसे हो जाते हैं कि उनको शहर भी बदलना पड़ जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल लॉस की वजह से। बड़े शहरों में सर्वाइव नहीं कर पाते, महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। ये बोलते हैं ना, आपको सही तो जब आप परेशानी में हो तब आपको पहचान होती है दोस्तों की, खुशी के टाइम पे तो लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए जो अच्छे लोग हैं दुख के टाइम पे जरूर आपके साथ खड़े होंगे, थोड़ा मॉरल सपोर्ट भी दे देता है ना व्यक्ति, आपके साथ आके भी खड़ा हो जाता है, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, या फाइनेंशियल हेल्प कर देता है। अच्छे लोग आपको जो भी हेल्प हो सकती है दे के जाएंगे, करके जाएंगे, और एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपसे। अगर आपने किसी को हेल्प भी किया तो ये समझ के हेल्प करो कि आपको वापस नहीं मिलना है। खैर, ये हम लोग अभी रेमेडी की बात नहीं कर रहे हैं। और आपका जो एक्सेस सरप्राइज है वो हार्मफुल है, उसके नुकसान बहुत है। जैसे आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है, लोग आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। जब भी आप फोन करेंगे अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। पहले आप अपनी तकलीफ बताएं, उससे पहले वो अपनी तकलीफ के, उनको अंदाजा हो जाता है कि क्यों फोन आया होगा। लोग इधर उधर की बात करके सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार आपसे कंट्रोल ही नहीं होता, सरप्राइज इतना एक्सेस होता है, जो दुख है ना, वो पीड़ा इतनी एक्सेस होती है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप एक ट्रॉमा में चले जाते हैं, कुछ ऐसा हादसे हो गए होते हैं कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो फिर उसके हेल्थ इश्यूज रहते हैं, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं लोग, परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। ये फिजिकल हेल्थ की वजह से
परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आप किसी भी फील्ड में रहें, जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी आपकी, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी रेपुटेशन भी खराब हो जाती है, चाहे वो पर्सनल रेपुटेशन रहे या प्रोफेशनल रहे। कुछ ऐसे हादसा हो जाते हैं, कभी कोई इल्जाम लगा दिया जाता है किसी के ऊपर, कभी भी अनहोनी जिसको बोलते हैं ना, कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। घर परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी रेपुटेशन पे क्वेश्चन लग जाता है, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुख के साथ में आ जाती हैं। तो दुख भरा सरप्राइज और सुख भरा सरप्राइज, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी हम लोग रेमेडीज की बात कर लेते हैं। ये देखिए मेरे अनुभव हैं, मैंने कहीं से सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है और कभी महसूस किया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब पे लागू हूं। आंख मूंद कर, आंख बंद कर कर कोई किसी भी चीज को आप अपना नहीं लें। अगर आपको लगता है प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर काम की हैं, तो अच्छी अच्छी चीजें निकाल लें उसमें से, और जो फिल्टर कर लें उसको। जो आपके काम की नहीं है उसको निकाल दीजिए, जो काम की है उसको रख लीजिए। लोग बोलते हैं ना एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, नहीं, यहाँ ब्रेन है, एक कान से सुनो, जो अच्छी चीजें उनको यहाँ रख लो और जो खराब चीजें उनको बाहर निकाल दो। अभी हम लोग रेमेडी की जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। आप पॉज ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा बड़ा वीडियो लग रहा है तो। जो मानसिक रोग रहते हैं उनका इलाज दवाइयों से नहीं होता। कई बार तो इतना जब दुख महादुख में बदल जाता है, असहनीय हो जाता है, तब वह सत्य का साक्षात्कार कराता है। तभी लोग आध्यात्म की ओर जाते हैं और फिर उसको पढ़कर, सुनकर, समझकर तथा व्यवहार में लाने से ही संभव होता है। ये जो मानसिक बीमारियां रहती हैं उनका इलाज कैसे हो सकता है, ये जो हम लोग बात कर रहे थे सरप्राइज। अगर आपको किसी दुख ने परेशान करके रखा है, ऐसा सरप्राइज जिसने आपको अंदर नेगेटिविटी भर दी है, तो उसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि उससे बचने के उपाय क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है। तो सबसे बड़ी जो रेमेडी है, इसमें अलग अलग उपाय हैं। कुछ इमोशनल उपाय हैं, कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं, कुछ कॉग्निटिव हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है आपको, कुछ पर्सनल करना पड़ता है, पर्सनल ग्रोथ, कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो सबसे अच्छा जो उपाय है वो इमोशनल है। आप डीप ब्रीद लें, इनहेल एक्सहेल जैसे बोलते हैं ना, प्राणायाम करें, योगा करें, आप लंबी सांस लें, फिर आप रिएक्ट करें। और जो भी आपका दर्द है या दुख है, जो नेगेटिव है, जो भी आश्चर्य जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, जिस ट्रॉमा से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसे हैरान हो गए आप, तो उसको एक्नॉलेज करो, उसको अपना लो कि भाई हाँ हुआ है, मैं मान लिया। कुछ लोग सदमे से बाहर ही नहीं निकलते, उनको लगता है कि ये मरा ही नहीं है, व्यक्ति जिंदा है, मुझे आसपास दिखाई देता है। तो ऐसा पिक्चराइजेशन होने लगता है किसी के दिमाग में, और कभी कभी ऐसी ड्रीमिंग होने लगती है कि ये हादसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये माइंड है आपका लेता ही नहीं है उसको, अंदर ही नहीं जाता है। तो आप पहले उसको एक्नॉलेज करें, रिफ्लेक्ट करें उसके ऊपर। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कहाँ में गलत हुआ, क्या कहाँ सुधारा जा सकता है। माइंडफुलनेस, जैसे मैं हर इमोशन में, हर वीडियो में, हर वर्कशॉप में चर्चा करता हूँ, माइंडफुलनेस की जरूर बात करता हूँ कि आप प्रेजेंट में जिए। जो हो गया वो गुजर गया, सब गुजर गया। अभी वो पास्ट के ट्रॉमा से अब क्या मतलब है, आप पढ़े रहिए, कोई किसी को पढ़ी नहीं है। 20% आप ये मान के चलिए, 80% लोगों को तो पढ़ी नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, और जो 20% लोग हैं वो आपके उससे खुश होते हैं। आपके अंदर कोई पीड़ा हुई है तो कुछ लोग उससे खुश होते हैं, उनकी तादाद कम परसेंटेज है, लेकिन 80% को पढ़ी नहीं है, तो कौन बचा? कोई बचा ही नहीं, आप खुद ही बचे। तो ऐसे मान के चलिए कि मुझे ही अपने आप को संभालना है। मैं भड़का नहीं रहा हूं, जो जग है बड़ा ही सेल्फिश है, जग वो पीने वाला जग नहीं, जगत की, दुनिया की बात कर रहा हूं। तो ये कॉग्निटिव में कैसा है, जो आपका संज्ञान में नहीं है, मेरे ज्ञान में, मेरे को पता ही नहीं है इसका, मुझे बोध ही नहीं है, तो आपके संज्ञान में ही नहीं है, बात मुझे मालूम ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्लैरिफाई करो उसको। आप लोग ऐसे सदमे में पहुंच गए जो हुआ ही नहीं है या किसी ने बोला ही नहीं है, तो आप उसको रिवैल्यूएट करो या उसको क्लैरिफाई करो। कई बार लोग फोन करके पूछते भी नहीं है कि उसने आपके बारे में ऐसा बोला क्या, ऐसा हुआ है क्या, और लोग कि तुम्हारी मम्मी के लिए गाली दी उसने, ऐसे बोल दिया, या उसके लिए अनाप शनाप बोला, और आपने व्यवहार तोड़ दिया उनके साथ, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है और किसी तीसरे व्यक्ति ने उसका फायदा लिया होता है। तो आप कई बार अपना जो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए, एनालाइज करिए अपने आप को,
जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप सीखिए। प्रैक्टिकल में कैसा रहता है कि आप प्रिपेयर रहें, प्लानिंग करके रखें अपने, जो भी एडेप्टेबिलिटी रहनी चाहिए। ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहें। पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं ना लोग, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। अपने जो रूटीन्स हैं उनको इस्टेब्लिश करके रखें। पूरा आपको किसी ने बताया आपके घर आ रहे हैं कल, आप तो परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो मना भी कर देते हैं कि आप ये अगले संडे को आना प्लीज़, ये हम लोग बाहर हैं, झूठ बोल देते हैं कि हम लोग यहाँ है ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। और क्या होता है, आपके जो फंड्स हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके फंड बना के रखें। जैसे बिल्डिंग वगैरह में जो सोसाइटी मेंटेनेंस लेती है, तो उसमें उनको सोसाइटी फंड रखना पड़ता है, कभी भी कैसी भी जरूरत पड़ सकती है। वैसे ही आप अपना फंड जो इन्वेस्ट में, सर्विस वालों को तो टैक्स देना पड़ता है, बिजनेस वाले भी रखते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो उनको टैक्स से बचने के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, फंड अपने पास रखने चाहिए, सेल्फ केयर करना चाहिए। ये भी हर इमोशन में आती है कि आप अपना केयर खुद करें। प्रैक्टिकल चीज़ें थी। सोशल में अगर बात करें तो कम्युनिकेट कर लें, आप बात कर लें लोगों से, बात करने में कुछ जाता नहीं है। कोई सपोर्ट चाहिए आपको तो सीक सपोर्ट। कोई किसी को बताने में अपना कोई तकलीफ नहीं है, किसी से सलाह लेने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी और मुसीबत को बढ़ा दे जग जाहिर करके कि वो इतनी तकलीफ में। मैं बोला ना 20% लोग तो खुश होते हैं आपकी तकलीफ से, और 80% लोगों को पड़ी नहीं है कि वो अपना ही नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्होंने खुद ही इतना रायता फैला के रखा है कि उसको ही नहीं समेट पा रहे हैं, तो आपकी क्या मदद करेंगे, क्या हेल्प करेंगे। आप अपने अंदर एम्पैथी दिखाएं, दूसरों के साथ में थोड़ा उनके दुख को भी समझें, रिलेशनशिप अच्छे रखें लोगों के साथ में, और उनका जो सपोर्ट ग्रुप रहते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना, क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं लोग, ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो सत्संग की बात है, अच्छे लोगों के ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ उनके साथ अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छी बातें होंगी तो आपका अच्छा व्यवहार रहेगा और अच्छा माहौल रहेगा। स्ट्रेटेजी में कैसा रहता है, आप प्लानिंग कर सकते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको समझ में आए तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि मेरी तकलीफ क्या है। सुबह में 4 बजे 5 बजे जग के पहले लिख लो भाई तकलीफ क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या है। आपको ही पता है कि इस तकलीफ का, अगर मुझे बहुत क्रोध आता है तो उसका उपाय है प्रेम करना, अफेक्शन करना शुरू कर दो, चाहे वो पेट के साथ में रहे या किसी और के साथ में रहे, या हॉबी डेवलप कर लो। तो आपको अपना प्लानिंग पता रहती है, उसका आप आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, इन्वेस्ट करके रखो। जैसे मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और स्टे इन्फॉर्म्ड, आपको पता रहना चाहिए कब क्या हो सकता है। इसलिए लोग सोने से पहले भी कई बार न्यूज़ देख लेते हैं, कई बार मैसेज चेक कर लेते हैं, ईमेल चेक कर लेते हैं, कोई किसी ने कोई मैसेज तो नहीं डाला है, कुछ अर्जेंट तो नहीं है। ऑफिस जाने के लिए पता लगा छुट्टी डिक्लेयर हो गई है, लेकिन आपने मैसेज देखा ही नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप स्टे इन्फॉर्म्ड रहें, रिव्यू करते रहें, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते रहें। कभी कभी चीज़ें बदलती रहती हैं, लोगों के तो पुराने उस पर चलते रहते हैं, लेकिन बाद में रूल बदल जाते हैं, तो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। पर्सनल ग्रोथ में रेजिलियंस की जैसे बात हर वीडियो में होती है, ग्रेटिट्यूड का नेचर होना चाहिए, थैंकफुल दिखाइए, आप लोगों से अच्छे से बात करिए, नम्रता से बात करिए, और अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, सेल्फ अवेयरनेस की बात करो, एक्सेप्ट करो। सबसे अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट करो अपने आप को ही। लोग अपने आप को ही गाली देना शुरू कर देते हैं कि मैं इतना बुरा हूं। जब आप अपने आप को बुरा मानने लगते हैं तो फिर आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू like the video, please share with your contacts. If you have not subscribed my channel, please subscribe. Thank you very much. May God bless you.